हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारी जीके जीएस की जो एक विशेष श्रृंखला है उसको जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली हमारे साथ में बच्चे जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों का जो ये प्यार है जो ये दिखाता है कि आप लोग सेशन का कितना बेसब्री से इंतजार करते हो। सेशन स्टार्ट होने से पहले ही इतने सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है और कंटिन्यूअसली अभी भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ पर में कंटिन्यूअसली आते जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर में हमारे जो है सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के एग्जाम के अंदर में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों को यहाँ पर में बताना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, हु कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था कि ये हमारे संविधान का जो है हार्ट एंड जो है सोल है, मतलब इसकी आत्मा और हृदय है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हृदय और आत्मा कहा था, ये आपको बताना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार मतलब कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल नंबर कौन सा है? देखिए संवैधानिक उपचार के अधिकार को कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 32 ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, मूलभूत अधिकार का हनन होता है, तो आप डायरेक्टली जो है वो कोर्ट में जा सकते हो। और कोर्ट में भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो ये अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 32 से मिलता है। तो आपके अधिकारों का हनन होने से यहां पर में आपको बचाव मिलेगा। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे उन्होंने हार्ट एंड सोल कहा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को। ठीक है, ये एक चीज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। एक चीज एक्स्ट्रा आप लोगों को और बता देता हूं मैं। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने जो आपकी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जिसको कहा जाता है, जो पार्ट नंबर 4 है हमारे संविधान का, ठीक है 4, इसको कहा था नोवल फीचर। ठीक है, नोवल नोवल फीचर इन्होंने कहा था। नोवल फीचर का मतलब होता है नवाचार। ठीक है, एक नवाचार है हमारे भारत का ये। वैसे डीपीएसपी हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है, आयरलैंड के संविधान से, बट जो इसका कंसेप्ट है, ठीक है, जो इसके अंदर में चीजें डाली गई है वो हमारी खुद की इजाद है, हमारे भारत के जो लोग थे, जो संविधान निर्माता थे, उनकी इजाद है। इसी वजह से इसको नोवेल फीचर उन्होंने कहा था, ये याद रखना है आप सभी ने। ठीक है, तो किसने कहा था नोवेल फीचर? बी आर अंबेडकर जी ने ही कहा था। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने जो है इसको नोवेल फीचर भी कहा था। तो चलिए ये भी पॉइंट आप एक्स्ट्रा के रूप में याद कर लीजिएगा सभी के सभी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हो, यहाँ पर मैं डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लगाया आप लोगों के पेपर में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है, उन सभी का स्वागत। एक बार मैं जैसे देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर रहे हो फ्रेंड्स। तो जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे, क्योंकि जो बच्चे लॉयल है उनका मैं नाम भी यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा। कई सारे बच्चे जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखते जा रहे हैं यहाँ पर में। आप लोगों ने ये भी याद रखना, बहुत अच्छी चीज थी, किसी ने यहाँ पर में लिखा कि सर आर्टिकल नंबर 36 से लेकर जो है 51 तक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये भी आप लोगों ने याद रखना था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 है आपका। ओके, पार्ट नंबर जो है 4 में है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब कि आप इसको कोर्ट के अंदर में नहीं ले जा सकते। अगर मान लो कि सरकार ने डीपीएसपी लागू नहीं किया तो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। देखो, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या फर्क है? फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, जस्टिशिएबल है नेचर में। डीपीएसपी का अगर डीपीएसपी इसका अगर हनन होता है तो आप कोर्ट के अंदर में नहीं जा सकते। ठीक है, सरकार की मर्जी पर है, सरकार उसको चाहे तो लागू करे, सरकार चाहे तो लागू ना करे। क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। ठीक है, ये सारे के सारे जो है आर्टिकल्स के ऊपर में अगर आप क्वेश्चन चाहते हो तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा। राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है? ठीक है, राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक दिया गया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो राइट टू फ्रीडम, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 से 22 के अंदर में है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल है वो है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके ऊपर में क्वेश्चन भी आ चुका है आप लोगों का कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, 23 और 24 आते हैं उसमें। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, जब सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए जब सत्ता का जो है सत्ता साझा की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये आप लोगों ने बताना था। तो जब सत्ता सरकार के अलग अलग अंगों के बीच में साझा की जाती है तो उसको कहा जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण।
ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, बिल्कुल पारो जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है सत्ता का पृथक्करण, कि भाई हमारे भारत के अंदर में संविधान ने सरकार के 3 अंग बताए हैं। ठीक है, एक बताया है हमारा लेजिस्लेचर, जो कानून बनाएगा, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जो है कानून बनाता है। ठीक है, विधायिका हमारी, ठीक है, हमारी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका इसको लागू करती है। और जो हमारी जुडिशरी होती है, ठीक है, जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशरी न्यायपालिका, ये क्या करती है, इन दोनों के ऊपर में निगरानी रखती है कि सही से काम हो रहा है या नहीं। तो शक्तियों का बंटवारा किया गया हमारे भारत के अंदर में, इसको शक्तियों का बंटवारे को सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 पार्ट है हमारे भारत के संविधान के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में विस्फोट करने वाले परमाणु बम को क्या कूट संज्ञा दी गई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, बताइए जल्दी से। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को सभी को बता दूं फ्रेंड्स, कि आप लोगों के लिए, ठीक है, आज जो है, जो हमारे 10,000 प्लस क्वेश्चंस का जो पेड स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए 99 रुपीज में खरीदने का आज लास्ट डे है। 3 दिन का समय आपको दिया गया था, कल से आप लोग 499 रुपीज में ले पाएंगे फिर उसको, ठीक है, अगले 3 दिन के लिए, और उसके बाद में 1415 रुपए के अंदर में। तो आप लोगों के लिए लास्ट डे है, ठीक है, जो भी बच्चे अभी भी खरीदना चाहते हैं, अभी भी लेकर, ठीक है, उसके अंदर में 99 के अंदर में लेना चाहते हैं, तो आपका डबल फायदा हो जाएगा, आपका एक तो कोर्स हो जाएगा, और कोर्स के बाद में आप उसको 99 में ले भी सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरा मौका आपके पास में कि आप डायरेक्टली उसको 1415 के अंदर में अलग से भी ले लीजिए। ठीक है, देखिए नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में विस्फोट करने वाले परमाणु बम को क्या कूट संज्ञा दी गई थी? तो देखिए, पहली बात तो हिरोशिमा, ठीक है, आपको याद रखना है, हिरोशिमा, हिरोशिमा, ठीक है, और नागासाकी, नागासाकी, ये 2 जगह थी जहां पर में बम विस्फोट किए गए थे। हिरोशिमा पे किया गया था आपका 6 अगस्त को, 6 अगस्त, ठीक है, और ये किया गया था 9 अगस्त को, 9 अगस्त, ठीक है, 1945 के अंदर में, 1945 के अंदर में, ठीक है, 1945 में। ये जो हिरोशिमा पे किया गया था ना, उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय, पहले वो लिटिल बॉय था, फिर बाद में वो बड़ा हो गया, 3 दिन बाद में वो फैट मैन हो गया, बड़ा मैन हो गया, फैट मैन मतलब मोटा आदमी हो गया, फैट मैन हो गया वो। ठीक है, तो जो आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई हिरोशिमा के ऊपर में जो बम गिराया गया था, है ना, हिरोशिमा ही पूछा आप लोगों से, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता नागासाकी पे जो बम गिराया गया तो उसका नाम क्या था? तो फैट मैन। आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि हिरोशिमा के ऊपर में कौन से तारीख को बम गिराया गया था और नागासाकी को कौन से बम के ऊपर, कौन से तारीख के अंदर में। ठीक है, तो ये 2 ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो बैच लिए है सर उसके लिए कितने में लगेगा प्लीज बता रिप्लाई। तो प्रियंका यादव जी, वो 99 रुपीज में, आज लास्ट डे है क्योंकि 3 दिन का समय दिए थे आपके लिए। ठीक है, उसके ऊपर में काफी ज्यादा खर्च हुआ है, काफी ज्यादा एफर्ट्स लगे हुए हैं, इसी वजह से आप लोगों को जो है 3 दिन का समय देकर हम लोगों ने एक समय सीमा दी कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो लोग कर ले उसके अंदर में। ठीक है, नाउ तो हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 9 अगस्त को। नाउ अब देखिए फ्रेंड, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के अंदर में क्वेश्चन आया। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के अंदर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यहां पर मैं आप खुद देख लीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर में 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका ने जापान पर एक एटम बम छोड़ा, जिसका नाम क्या था? 6 अगस्त को, 6 अगस्त को कौन से शहर पे छोड़ा था ये बता दीजिए आप लोग। जापान के कौन से शहर पे छोड़ा था? उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, वही अगर हम बात करेंगे, अगर आप लोगों से 9 अगस्त वाला पूछ लिया जाए, 9 अगस्त 1945 को जो बम छोड़ा गया था उसका नाम क्या था? अगर अभी आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से देखा है तो अभी के अभी याद हो गया होगा आपको। तो आप लोग 9 अगस्त वाला जो है कमेंट में लिख देंगे सभी के सभी बच्चे। 9 अगस्त का लिख दीजिए जल्दी से कमेंट के अंदर में। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों के कंटिन्यूअसली यहाँ पर में आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आंसर आप लोग यहाँ पर में लिखते जा रहे हो। 9 अगस्त वाला जो आंसर क्वेश्चन है उसका भी आंसर आप लोग लिख देंगे जल्दी से।
चलिए अब एक क्वेश्चन जो है मैं फ्रेंड्स आप लोगों को चैलेंज यहाँ पर मैं देता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करके बताइएगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ना चलिए यहाँ पर मैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर करिए। दिसंबर 1948 में भोपाल में आपदा में शामिल मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, यूनियन कार्बाइड कारखाने में, वो क्या उत्पाद करती थी, क्या बनाती थी? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये आप लोगों का, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी भोपाल के अंदर में जो क्या बनाती थी जिसके वजह से उसने मिथाइल आइसोसाइनेट गैस को स्टोर करके रखा था, वो गैस लीक हो गई और पूरे भोपाल शहर के अंदर में फैल गई थी। तो 3 और 4 दिसंबर की रात को, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है, 1984 के अंदर में पेस्टिसाइड्स बनाने वाली ये कंपनी थी, ठीक है, कीटनाशक बनाती थी ये कंपनी, ठीक है, कीटनाशक, और इसके वजह से क्या हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट उन्होंने जो स्टोर करके रखी थी वो फैल गई, लीक हो गई, ठीक है, 1984 के अंदर में। तो भोपाल गैस कांड कब हुआ था ये भी आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, आप लोगों से, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी, ओके। तो 1984 के अंदर में कब हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी, कब हुई थी? 1980 दिसंबर 1984 के अंदर में। कौन सी कंपनी थी उसमें इन्वॉल्व? यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी। क्या बनाती थी ये कंपनी? पेस्टिसाइड, कीटनाशक बनाती थी, ये भी याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, ठीक है, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का आया फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है, 2016 की एग्जाम के अंदर में, ठीक है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पर मैं 2016 की एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन सांख्यिकी एग्जाम के, सांख्यिकी जो परीक्षा थी आप लोगों की, ठीक है, अधिकारी की, उसके अंदर में क्वेश्चन आया था आप लोगों का। और आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं जो है ये दिखा दूं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आप लोगों का, हु कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हृदय और आत्मा किसको किसने कहा था? तो आप देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, ठीक है, हृदय और आत्मा कहा गया था? तो किसने कहा था हृदय और आत्मा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, ओके। तो आप लोगों का ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो कितना आसानी से आप लोग कर सकते थे। हार्ट एंड सोल किसने कहा था, किसको कहा था, वो सेकेंडरी मैटर हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग, ये सेकेंडरी मैटर हो गया आप लोगों के लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, अब किसको कहा था, ठीक है, तो उन्होंने कहा था आर्टिकल नंबर 32 के अंदर में जो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कोर्ट जाने का अधिकार, उसको कहा था उन्होंने। समझ रहे हो आप लोग? आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है, आप यहाँ खुद देख सकते हो। और इस तरीके से जो सारे के सारे क्वेश्चन है आप लोगों के, करीब 10,000, ठीक है, से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के बाइलिंगुअल विथ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जब ये क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पर में दिया होगा आपको, तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है, और जब एक्सप्लेनेशन दिया है तो आपका ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, प्लस इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे गए जिसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन था, वो भी आपको दिया गया है। तो आप लोग जरूर उसको एक्सप्लोर करिए और ज्यादा से ज्यादा जो है आपका करिए आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं एक चीज दिखाना भी चाहूंगा। कल जब मैं क्लास ले रहा था, ठीक है, तो उसके अंदर में काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने मैंने कल रात में दिखाया भी था आप लोगों को, क्लास के अंदर में भी दिखाया था ये चीज, ठीक है, कि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आया था ये, ठीक है। ये देखिए हमारी कल की स्लाइड थी, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर में जो बच्चे थे कल पेड क्लास के अंदर में ही उनके कमेंट्स थे। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि जो बच्चे कर चुके हैं, ठीक है, ले चुके हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देखिए यहाँ पर जो बच्चे ले चुके हैं उसको जरूर अच्छे से अटेम्प्ट करिए। ऐसा मत करना कि ले लिया और रख दिया है, पढ़ नहीं रहे हैं, उसको दे नहीं रहे, ठीक है। आपने क्या करना है, ज्यादा ज्यादा करना है, ठीक है। इसको जैसे यहाँ पर मैं रजनी तिवारी जी का कहना है कि सर आज मैंने टेस्ट दी, बहुत जबरदस्त लगा, टेस्ट देके सच्ची मुच्ची। तो इनका सच्ची मुच्ची मुझे कल रात में बहुत अच्छा लगा था। कल रात में आप लोगों को पता होगा जो भाई बच्चे क्लास में थे उनको, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये शमशेर आलम थे, हुमा फातिमा जी है, आज मैंने बहुत भी पॉलिटी का टेस्ट दिया, बहुत अच्छा लगा टेस्ट और बहुत क्वेश्चन के आइडियाज भी मिला, ठीक है। उन्होंने 60 नंबर वाली टेस्ट दी थी जो भी उन्होंने दी, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट हमने लगाई हुई है वहां पर मैं आपके लिए 54 मार्क्स लाई सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस टेस्ट, ठीक है। तो आप लोगों को पसंद आई है, ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है आप लोगों का। चलिए तो हम लोग यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ आप लोग देखिए यहाँ पर में विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आप लोगों का देखिए, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया, ये फिर से क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है।
बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का पिछले दो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया यहां पर में उनका मिक्सचर है। देखिए डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने हृदय और आत्मा किसको कहा था, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने कहा था। दोनों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर में यह आप लोगों का एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए और बताइए आप सभी के सभी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितने भी बच्चे आंसर्स कर पा रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोशिश करिए आप लोग, हर बच्चा कोशिश करेगा, एक एक बच्चा, ठीक है। देखिए हार्ट एंड सोल किसको कहा था उन्होंने, हृदय और आत्मा, आर्टिकल नंबर 32 को कहा था। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार को नहीं कहा था उन्होंने, धार्मिक स्वतंत्रता को भी नहीं कहा था और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार को भी नहीं कहा था, ठीक है। उन्होंने किसको कहा था, हार्ट एंड सोल, उन्होंने कहा था हार्ट एंड सोल, ठीक है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार के अधिकार को आर्टिकल नंबर 32 में जो दिया हुआ है उसको कहा था उन्होंने, ठीक है। तो आंसर यहां पर में आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर में हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, उपरयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कितने लोगों का मोए मोए हो गया था इसके अंदर में, इस क्वेश्चन में, और कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाइए दोनों प्रकार के लोग और बताइए कि आप लोगों को क्या इस तरीके से जो सारे क्वेश्चंस है जो आप लोगों के दिमाग की बत्ती जला रहे हैं बिना मेंटोस खाए, ठीक है, तो पसंद आ रहा है या नहीं आपको, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस है, ठीक है, जो गलत करके आते हैं और उनका सिलेक्शन रुक जाता है, और जो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, बस यही फर्क है बस, ठीक है। और टीचिंग परीक्षा कोई भी स्टोन को अनटर्न नहीं रखेगा आपके लिए, हर चीज जो है आप लोगों को प्रॉपरली प्रोवाइड यहां पर में करवाई जाएगी। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया था, ठीक है। BSPHCL जेई इलेक्ट्रिकल के अंदर में आया था क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा कि 2 लाख वैकेंसीज आने वाली है बिहार के अंदर में, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, आप हर एग्जाम के अंदर में जो है सिलेक्शन ले सकते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में मिलकर, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को कहा था उन्होंने, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया, कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है यहां पर में, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ हमेशा एक चीज होती है कि जब भी जो चीज पहले पूछी गई है पहले वो चीज बता दो, ठीक है, ओके, उसके बाद में वो चीज बताइए। आप लंबाई पहले पूछिए, लंबाई का मतलब होता है आप लोगों का इस तरीके से, हाउ लॉन्ग, कितने लंबे हो आप, ठीक है। और फिर आप ज्यादा मोटे हो गए मान लीजिए तो कितने चौड़े हो गए आप, ऐसा बोलते हैं ना, चौड़ा हो गया। आपका सीना लंबा होता है क्या कभी, आपके मम्मी पापा, आप लोग जब सिलेक्शन ले लोगे तो आपके पापा बोलेंगे कि मेरे बच्चे ने, मेरी बच्ची ने जो है मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, वो बोलेंगे कि लंबा कर दिया करके, ऐसा है ना। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ये थोड़ा सा समझिए आप लोग कि क्या पूछा गया है आप लोगों से, ओके। तो जब लंबाई बोलिए सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर मैं मैप में देखेंगे तो ये है लंबाई, ठीक है, ये लंबाई है भारत की। तो लंबाई है 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214, 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई क्या है तो 2933, ठीक है, 2933 किलोमीटर। तो आपसे जो पूछा है उस हिसाब से आंसर करेंगे आप लोग, ठीक है। लेंथ पूछा है आप लोगों से तो 3214 किलोमीटर, और फिर ब्रेथ पूछा है आप लोगों से, चौड़ाई पूछी है तो वो आपका होगा 2933 किलोमीटर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, कितने लोगों को समझ आ गया, हाथ ऊपर करेंगे जल्दी से अगर समझ आ गया तो, ठीक है। चलिए तो लिख देंगे सभी लोग कि लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। और ये एनसीईआरटी की इमेज है आप लोगों की, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ये एनसीईआरटी की इमेज से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी की इमेज यूज करके। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर करके बता दीजिए एक बार, ताकि मुझे भी लगे कि जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स भी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि तभी आप लोगों के लिए संभव हो पाएगा जब आप लोगों का भी रिस्पॉन्स रहेगा, दोनों तरफ से होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ का लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड भी आपको याद रखना है। इसके ऊपर मैं बेस में क्वेश्चंस लेने वाला हूं आने वाले सेशंस के अंदर में आपके, क्योंकि मुझे लगता है ये भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके कि भाई भारत का देशांतर कहां से शुरू होता है, कहां पर में खत्म होता है, ठीक है। भारत का अक्षांश कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, इस पर भी क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं आप लोगों से, ठीक है। तो तैयार रहिएगा आप सभी। नाउ देखिए देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आप लोगों के लिए एक चीज बताना चाहता हूं कि जीके जीएस की आप लोगों की, ठीक है, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, ये आप लोग पढ़ना चाहते हो, कितने लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं,
ठीक है, मंडे के दिन आप लोगों की जो है फ्रेंड्स इसकी भी क्लास है, ठीक है, 1 बजे दोपहर में। तो तैयार रहिएगा, उस सेशन को लाइक करके नोटिफाई मी का बटन दबा देना ताकि वो सेशन आप लोगों से छूटे ना। ओके, तो देपसा दर्रा भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देपसा दर्रा आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, बिहार पुलिस एसआई के अंदर में आया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर में स्थित है देपसा दर्रा। तो यहां पर में आप लोग देखिए कि देपसा दर्रा दर्रा जो है ये कुल्लू को स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का उससे जोड़ता है, ठीक है, कुल्लू से स्पीति, ठीक है, ये दो अलग अलग इलाके हिमाचल प्रदेश के अंदर में उनसे को जोड़ता है। अगर आपको कुल्लू से स्पीति जाना है तो आपको देपसा पास से होकर जाना पड़ेगा। पास का मतलब होता है पहाड़ों के बीच का रास्ता, ठीक है, पास या दर्रा मतलब पहाड़ों के बीच का रास्ता। तो देपसा पास कहां पर में है? डायरेक्टली आप लोगों की बिहार पुलिस एसआई के अंदर में आया है। बहुत बड़ी वैकेंसी इसके अंदर में भी आने वाली है बिहार पुलिस के अंदर में आप लोगों की, उसमें भी आप लोग जितने भी लोग देने वाले हो, ठीक है, तो आप लोगों को फायदा ही होगा उसमें। तो देपसा दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है, कुल्लू से ठीक है स्पीति इसको जोड़ता है, ये भी याद रख लीजिएगा, क्या पता इसमें भी पूछ ले कुछ। ओके, नाउ विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका? जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग, ठीक है। साउथ अमेरिका के अंदर में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी पूछा है आप लोगों से यहाँ पर में। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजोन है, ठीक है। अभी भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो है 11% बच्चों ने यहाँ पर में अभी भी ए आंसर लगाया। भाई वो अफ्रीका में है, ठीक है, ये अफ्रीका के अंदर में है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका के अंदर में है सबसे लंबी नदी अमेजोन नदी, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। अच्छा, अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है और कहां है? मेरे बात को समझो आप लोग, जो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी और कहां पर में है? बताइए। बहुत बढ़िया, देखिए आप लोगों के आंसर सारे हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कहां पर में है? ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है साउथ अमेरिका के अंदर में, ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है साउथ अमेरिका के अंदर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला शुरू ऊपर से शुरू हो रही है साउथ अमेरिका में और नीचे तक फैली हुई है पूरा का पूरा, ठीक है, इसके पश्चिमी किनारे के ऊपर, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करे। देखते कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। ये देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी AAO 2021 की एग्जाम के अंदर में। कल रात में पेड क्लास के अंदर में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। और बताइएगा मुझे कि कितने बच्चे हैं जिनको ये याद है। हाथ ऊपर कर देंगे सभी बच्चे जो जो भी कल रात में क्लास में थे, ठीक है, हाथ ऊपर कर देंगे, आंसर भी करेंगे और हाथ भी ऊपर करते जाएंगे, आंसर भी कर देंगे और हाथ भी ऊपर करते जाएंगे। टीम प्लीज उनके कमेंट्स को शो भी कर दीजिएगा प्लीज, आंसर भी करते रहेंगे और हाथ भी ऊपर करते रहेंगे। बताइए जल्दी जल्दी से। देखिए ये जितने भी बच्चे थे कल रात में क्लास में थे और उनको कल क्लास में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, इतना खतरनाक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ कि इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के अंदर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड की जब भी हम बात करते हैं तो हम इसके बारे में पढ़ते भी है पूरा का पूरा। जो मैजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड, उनके ऊपर में हमला किया था किसने? ठीक है, 1908 में, अप्रैल 1908 टू बी स्पेसिफिक 30 अप्रैल 1908 को आपको बताया था, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस जो है इनको नंदलाल बनर्जी ने पकड़ लिया था। वो ऑफिसर, मैंने आपको वो पुलिस वाले का नाम भी बताया था जिन्होंने इनको पकड़ लिया था, खुदीराम बोस को पकड़ लिया था। प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था, पकड़े नहीं जाना है करके उन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया कि भाई किसको फांसी दी गई? तो प्रफुल्ल चाकी जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, तो इनको फांसी तो नहीं दी गई। खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था और इनको फांसी दे दी गई थी, इनको फांसी दे दी गई। अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे ये दोनों के दोनों, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए यहाँ पर में, ठीक है, ठीक है, मिसेस सिंह का भी लगा दीजिए प्लीज यहाँ पर में देखकर। और जितने भी बच्चे दिखा रहे हैं यहाँ पर में लगा रहे हैं कि उन्होंने क्लास देखा है, उनका भी प्लीज स्क्रीन के ऊपर में दिखा दीजिए ताकि वो मोटिवेशन फील करे, क्योंकि कल रात में उन्होंने बहुत मेहनत की है, ठीक है। रात में जब हमने मेहनत करवाई तो बच्चों ने की मेहनत और आज देखिए उनको याद हो गई सारी चीजें। तो हमने कल देखा था इन्होंने जो है वो सुसाइड कर लिया था, सुसाइड कर लिया था इन्होंने, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त जो है ये भगत सिंह के साथ में
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने गए थे, कल रात में हमने देखा था इसको, इनको, ठीक है। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी के अंदर में। राजेंद्र लाहिड़ी काकोरी केस के अंदर में रिलेटेड थे, काकोरी, काकोरी रेल जो कॉन्स्पिरेसी थी, काकोरी रेल की जो लूट हुई थी उसमें शामिल थे राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। ये सारे के सारे और उनके जो साथी थे पूरे के पूरे, वो काकोरी केस से रिलेटेड है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह ये सब काकोरी वाले। राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी के अंदर में, जो 1928 के अंदर में साउंडर्स की हत्या हुई थी। तो ये अलग अलग चीजें थी। तो आंसर क्या होगा आपका? ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने तो सुसाइड कर लिया। बटुकेश्वर दत्त नहीं थे उसमें, ठीक है। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह अलग है, यहाँ पर में राजेंद्र लाहिड़ी अलग है। तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। ई इज द करेक्ट आंसर, ई इज द करेक्ट आंसर। ये बीपीएससी डबल ए का एग्जाम का क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा ने आपको करवा दिया है। अब आप बताइए इससे ज्यादा टफ और क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। और ये क्वेश्चन आप लोगों के 10,000 प्लस जो आपके क्वेश्चंस की सीरीज है उसके अंदर में भी आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और टीचिंग परीक्षा इसी तरीके से नवाचार, ठीक है, इनोवेशंस आप लोगों के लिए करता रहेगा ताकि आप लोगों को और ज्यादा जो है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, जिन भी लोगों ने देखा था उन सभी को याद हो गया था रात में ही, अब कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए सलमा बेगम जी बोल रहे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन। तो चलिए लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे सभी लोग, सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी जल्दी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर है आपका। कल रात में हमने एक आप लोगों के लिए घोषणा की थी, जितने भी बच्चे पेड क्लास के अंदर में, नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के आपके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं न्यू बैच में, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हो चुके हैं आपके। हमने इसको क्या कहा था आप लोगों से कि इसकी एक यूनिट टेस्ट होंगी आपकी, यूनिट टेस्ट। कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर कर दीजिए। उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है आज रात 8 बजे, ठीक है। आप लोगों के 8 बजे से, आप बाद में भी दे सकते हो उसको, लेकिन 8 बजे से आप लोगों के पास में अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। यूनिट टेस्ट 40 नंबर की, हर एक को 10-10 नंबर का हमने वेटेज दिया है। इसको आपको पढ़ना है ताकि आप लोग जो है सारे टॉपिक्स कवर करके आए, ठीक है। हाथ ऊपर कर रहे हैं सभी बच्चे, मतलब आप लोगों को याद है। तो ये सॉफ्ट रिमाइंडर जो रात में दिया था, आज रात के लिए फिर से दे रहा हूं कि आज रात में आपकी टेस्ट है, ठीक है। पूरा का पूरा रिवाइज करिए आप लोग, जो भी है आपके लिए पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी गई है उन सारे चारों लेक्चर की, ठीक है। आप लोगों को और आगे के जब लेक्चर्स होंगे, जैसे हम लोग 5वां, 6वां, 7वां, 8वां करेंगे, तो फिर इन लेक्चर का फिर से हम लोग करेंगे और फिर एक करेंगे कंबाइन 8 लेक्चर का, सही है। पहले इनका 40 नंबर का करेंगे, फिर पूरा का पूरा जो है आपका इनमें से 80 नंबर का हम लोग जो है फिर से एक टेस्ट करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस लगा के, ओके। तो ये आप लोगों की रिवीजन होती रहेंगी। ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आप लोग बार बार देख पाओगे। आप लोगों को राजेंद्र लाहिड़ी किससे रिलेटेड थे ये पता रहेगा आपको, ठीक है। हर चीज आपको याद रहेंगी। तो ये जो क्वेश्चन था आपका 1908 के अंदर में जो है मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, वो मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि प्रेसिडेंट ऑफ एनुअल सेशन ऑफ सूरत ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907, ठीक है, वाज 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो जो चीजें पता है आप लोगों को वो सारी चीजों के बारे में आप लोग यहां पर में लिख दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से। देखिए 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे क्या? नहीं थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक थे क्या? नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे क्या? नहीं। तो रास बिहारी घोष, ठीक है, आरबी घोष। कितने लोगों ने आंसर किया है? 68% लोगों ने आंसर किया है। रास बिहारी घोष जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। रास बिहारी घोष, ओके, ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है कि रास बिहारी घोष आपके जो है सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब मुझे आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, ठीक है। आप मुझे बताइए कि नरम दल की तरफ से, ठीक है, नरम दल की तरफ से 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर में कौन खड़ा हुआ था इलेक्शन में, ठीक है। नरम दल की तरफ से, नरम दल और गरम दल की तरफ से कौन खड़ा हुआ था, ये आप लोग बताएंगे मुझे।
चलिए, आप लोगों की जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आंसर सारे नरम दल और गरम दल की तरफ से आप लोगों ने कर दिया। ठीक है, नरम दल की तरफ से जो है रास बिहारी घोष जो है वो खड़े हुए थे। ठीक है, और इनकी तरफ से जो हुए थे वो हुए थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ये आप लोगों को कल रात में हम लोगों ने देखा था। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि इसमें से जीता कौन था। ठीक है, आप बताइए इनमें से जीता कौन था, जीता कौन था ये बताएंगे आप लोग। इनमें से जीता कौन। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स 1907 के सूरत अधिवेशन की, तो सूरत जो है आप लोगों का ताप्ती नदी के किनारे पर है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, रास बिहारी घोष जीत गए थे और लाला लाजपत राय जो है वो इस चुनाव के अंदर में हार गए थे। ठीक है, जिसके वजह से नरम दल और गरम दल के अंदर में फूट पड़ गई और इसको सूरत का पहला स्प्लिट कहा जाता है। ये 1907 का सूरत का सेशन है, ये कौन से नंबर का सेशन था। ठीक है, कौन से नंबर का जो है सेशन था। चलिए, मैंने आप लोगों को एक हिंट भी दे दिया इसके अंदर में बताते बताते कौन से नंबर का सेशन था, ये भी आप लोग बता देंगे मुझे जल्दी से। बताइए जल्दी से कौन से नंबर का सेशन था। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में, तो ये आप लोगों का 23rd नंबर का सेशन था, ये आप लोगों ने याद रखना है, 23rd नंबर का सेशन। ओके, अब आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये जो सेशन सूरत में हुआ, ये कहाँ होने वाला था, कहाँ प्रपोज था, कहाँ प्रोपोज्ड था। जल्दी से बताइए कहाँ पर में था प्रपोज्ड, कहाँ होना था लेकिन सूरत में हुआ। आप लोगों की तरफ में मैंने एक जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन मैंने आप लोगों की तरफ में डाला हुआ है, आप उसको कर दीजिएगा यहाँ पर में। ठीक है, मैं समझना चाह रहा था आप लोगों से, आप लोग इसको डाल दीजिए यहाँ पर में। एक आप लोगों की तरफ में मैंने पोल डाला हुआ है, उस पोल को भी पोल को भर देंगे सभी। नागपुर में होने वाला था लेकिन नागपुर के बदले में कहां पर में हुआ, वो नागपुर के बदले में जो है वो सूरत में आयोजित हुआ। ठीक है, तो नागपुर के बदले में सूरत में हुआ। अच्छा, कौन थे वो नरम दल के नेता जिन्होंने इसको सूरत में करवाया था। गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने इसको शिफ्ट करवाया था। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को जो भी चीजें बताया है, ठीक है, मैं आप लोगों को इसका प्रूफ दिखा सकता हूँ कि आप लोग जो पढ़ रहे हो, ठीक है, उन्हीं में से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। टीचिंग परीक्षा इज द बेस्ट टीचर। थैंक यू वेरी मच विश्व प्रताप जी। चलिए, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में इस पर्टिकुलर पॉइंट की, आप लोगों की सूरत अधिवेशन जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी थी, वो कौन से नंबर का सेशन था, तो 23rd नंबर का सेशन था, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, 23rd नंबर का सेशन। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है इसी पॉइंट में से जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, वो भी आप लोगों को एक बार देख लेते हैं हम लोग। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, खुद से पढ़िए और खुद से आंसर करिए यहाँ पर में। थैंक यू सिंतु जी। बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लगा रहा था ताकि आप लोगों को जो है यही की यही सारी चीजें याद करा दे। 1 मिनट थोड़ा सा देर लगेगी लेकिन आपका जो पेशेंस है, ठीक है। पोल आप लोग जो मैंने आपको अभी पोल दिया पहले उसका आंसर कर दीजिए आप। ठीक है,
और इसका आंसर कमेंट में कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप लोगों से क्या पूछा गया था कि नरम दल की तरफ से कौन खड़ा हुआ या गरम दल, तो गरम दल की तरफ से कौन खड़ा हुआ ये पूछा था। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये जो समय मैंने लिया है आप लोगों के लिए पीछे से बैकग्राउंड से मैं क्वेश्चन लगाने के लिए कि भाई नरम दल से कौन खड़ा हुआ, रास बिहारी घोष, और ये जीत गए थे। ठीक है, गरम दल से कौन खड़ा हुआ था, लाला लाजपत राय, ये हार गए थे। अब देखिए आप लोगों का फायदा क्या हुआ, थोड़ा सा आपका पेशेंस से आपको क्या फायदा हुआ कि गरम दल के द्वारा प्रस्तावित किसका नाम किया गया था, ठीक है, सूरत अधिवेशन में 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर में, जिसमें कांग्रेस में दो फाड़ हो गई, तो किसका नाम प्रस्तावित किया गया था, लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया गया था। तो जितने भी लोगों ने सी आंसर लगाया होगा वो बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पर मैं ये पोल इसीलिए दिया था कि क्या आप टीचिंग परीक्षा के कोर्स में एनरोल हो गए, तो 74% लोगों ने हाँ में आंसर दिया है। ठीक है, कि जी हाँ हम टीचिंग परीक्षा के कोर्स में एनरोल हो चुके हैं। ठीक है, तो जो ये पोल है, ठीक है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों को जब मैं ये पढ़ा रहा हूं, जब आपकी रिवीजन करवा रहा हूं, तो आप लोग कितना ज्यादा जो है आप लोगों को रिवीजन का फायदा हो रहा होगा, ताकि मैं उस हिसाब से जो है आप लोगों के लिए और ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है, उस हिसाब से जो पढ़ाया उसके हिसाब से मैं अरेंज कर सकूं कि आप टीचिंग परीक्षा के कोर्स में एनरोल हो गए। तो हाँ में आंसर दिया है 74% लोगों ने। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम लोगों का जो है वो टीचिंग परीक्षा पे ट्रस्ट है। और मैं आपको बता दूं कि इससे अब मुझे और ज्यादा विश्वास हो गया कि आप लोगों को और ज्यादा बेहतर तरीके से, ठीक है, वहां पर मैं जो पढ़ाया उसकी रिवीजन करवानी है, उस पर्टिकुलर बेस पर क्वेश्चन कराने हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था, कई सारे लोगों ने अरविंदो घोष आंसर लगाया था, ठीक है, वो गलती गलती से राज बिहारी घोष के बदले में, बट आज आंसर आप लोग लगा रहे हो लाला लाजपत राय। तो ये फायदा आप लोगों का हो रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। ठीक है, तो ये मुझे एक एनालिटिक्स मिल गया कि आप लोग जो है रिवीजन कर रहे हो आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच तबस्सुम जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, आप लोगों के इतने ज्यादा प्यार के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। आज भी आप लोगों की क्लास होने वाली है, तो आज रात 8 बजे टेस्ट है आप लोगों की पेड क्लास के अंदर में, तो उसका आप लोग जरूर भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिए अच्छे से। ठीक है, पेड क्लास के अंदर में आप टेस्ट जरूर देना 8 बजे का। जो बच्चे नहीं एनरोल हुए अभी जल्दी से एनरोल हो जाइए, ताकि आप जल्दी से 8 बजे तक रिवाइज करके 8 बजे टेस्ट दे सके। ठीक है, उसके बाद में रात में आपकी जैसे कल क्लास हुई थी आज भी क्लास होंगी। ठीक है, हम लोग आज भी क्लास लेंगे। साथ ही साथ दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा मैं कि 99 रुपीज का जो कोर्स आप लोगों को मिल रहा है उसका लास्ट डे है, कल से जो है उसकी प्राइसेस बढ़ने वाले, तो आज जितने भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल हो जाइए। ठीक है, आप लोगों अगर आप लोगों की इच्छा है तो ओके। 10,000 प्लस क्वेश्चन उसके अंदर में आप लोगों के, तो 10,000 प्लस क्वेश्चन, और वो भी आप लोगों की इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए फायदा ही होगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच संजीव कुमार जी, गजब पढ़ाते हैं सर, अंदाज अलग है आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके प्यारे से कमेंट के लिए। ठीक है, इट मींस अ लॉट फॉर मी। ठीक है, और मेरी पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, बाय, थैंक यू वेरी मच।